बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे और जो सबसे अहम ख़बर है आज की हमारी 3 ख़बरों में वो नाज़रीन ये है कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो अपना तहरीरी तफसीली फ़ैसला जारी किया, जिसका बड़े दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था, उस फैसले के बड़े अहम मंदरजात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और अगर आप मुझसे खुलासा पूछेंगे तो इस फैसले के ज़रिए जैसे अतर मिनल्ला साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेनकाब कर दिया है। जेन्युइनली बात कर रहा हूँ कि अतर मिनल्ला साहब ने अपने इस 25 सफ़ात के फैसले में तहरीक इंसाफ का चेहरा बेनकाब कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती क्या है। कहा जाता है कि आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंडक्ट क्या है, इस हवाले से एक बड़ा अहम पैराग्राफ इस फैसले में लिखा गया है, जिसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और बाकी जो फैसला है उसके भी अहम मंदरजात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आज इन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे एक बड़ी अहम खबर से। और वो खबर नाज़रीन ये है कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करना है, रेफरेंस दायर नहीं करना, ये तो अभी फैसला नहीं हो पाया। कमेटी बना दी गई हुकूमत की तरफ से, जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में, जिसमें बाकी जो लीगल माइंड्स हैं मुसम्मिक नवाज़ के वो शामिल हैं, अकरम शेख शामिल हैं, अटॉर्नी जनरल शामिल हैं, जाहिद हामिद शामिल हैं, राना सनाउल्लाह शामिल हैं, इसाक डार शामिल हैं। लेकिन इन्होंने अभी फैसला करना है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ या जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, इजाजुल एहसन साहब हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करना है नहीं करना। लेकिन चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के खिलाफ एक शहरी हैं राजा सप्तान खान वकील हैं, उनकी जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट का रेफरेंस भिजवा दिया गया है। इस रेफरेंस में नाज़रीन ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं, उन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। और यह कहा गया है कि पंजाब के इलेक्शन में जो मुकदमे की समाअत हुई उसमें अदालत उज़्मा मुतनाज़ा हुई है, तनाज़े का बायस बनी है, और जो अदलिया के अंदर ग्रुपिंग कायम हुई है, चीफ जस्टिस ने उस ग्रुपिंग को सामने रखकर बेंच तश्कील दिया ताकि अपनी मन मर्जी का फैसला वो अपने मन मर्जी के बेंच से ले सकें। तो लिहाजा उन्हें उनके खिलाफ आर्टिकल 209 की जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए और उनके खिलाफ रिपोर्ट बरतरफी की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेजी जाए। तो ये कंप्लेंट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ साहब के खिलाफ भिजवा दी गई है। अब जो फैसला है उस फैसले के मंदरजात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन कल एक हमारे बड़े काबिले एहतराम मोहतरम दोस्त का हमारे व्यूअर भी हैं, उनकी तरफ से इनपुट आया था कि आप जहां खबरें शेयर कर रहे होते हैं खबरों को समझाया भी करें, क्योंकि सब जो दोस्त देखने वाले होते हैं वो उनका जो लीगल एक्यूमेन है या जो उनका जनरल एक्यूमेन है वो इतना हाई नहीं होगा जितना आपका होगा। तो लिहाजा आप इस अंदाज से खबरें बताया करें कि जैसे आप अपने व्यूअर्स को समझा रहे होते हैं। तो अतर मिनल्ला साहब ने आज अपना तहरीरी तफसीली फैसला 25 सफ़ात का जारी कर दिया है। इससे पहले मंदू खेल साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने जॉइंटली अपना तहरीरी फैसला जारी किया था। इसमें उन्होंने करार दिया था कि ये जो फैसला है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से ये 3-2 का नहीं, ये 4-3 का है। उसके बाद याह्या अफरीदी साहब का फैसला आया था। याह्या अफरीदी साहब ने भी कहा था कि हम PTI की दरखास्तों को मैं और जो सो मोटो कार्रवाई है उसको मुस्तरद करता हूँ। तो फिर वो 3 जज साहबान की ओपिनियन सामने आई थी और 3 जजेस ने करार दिया था कि नहीं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से हम फैसला दे सकते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, तो अवेटिंग था और इंतज़ार भी किया जा रहा था अतर मिनल्ला साहब के फैसले का। तो आज ये फैसला सामने आया है। इसमें नाज़रीन अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मैंने जो PTI की दरखास्तें खारिज की हैं उसकी 3 वजूहात हैं। PTI की दरखास्तों को और उसके साथ साथ जो सो मोटो की कार्रवाई को क्यों क्लोज किया गया, एक तो उन्होंने कहा कि इसकी 3 फंडामेंटल ग्राउंड थे। पहले उन्होंने नाज़रीन वजह यह बयान की है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए सूदमंद ये था इस केस में कि इसमें फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता, और दूसरी जो वजह बयान की कि बल्कि कहा कि बाइंडिंग था कि इस केस के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल नेचर का सवाल था, इसमें फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। दूसरी वजह अतर मिनल्ला साहब ने यह तहरीर की है कि सियासी जमातों के जो मामलात होते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में या आला अदालतों में इंटरटेन करना है, तो उसके लिए बड़ी एहतियात जो है बरतनी चाहिए ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की गैर जानिबदारी है, जो अवाम का अतमाद है, वो उस पर किसी किस्म का अफेक्ट ना पड़े, वो मजरू ना हो। और तीसरी जो बात इसमें की गई है वो नाज़रीन ये की गई है कि इस फैसले में कि जो अदलिया का एक एतमाद होता है और फिर एतमाद के बाद जब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर अदालतों में आते हैं तो उनकी दरख्वास्तों को इंटरटेन करने से पहले उनकी जो नीयत है कि वो नेक नीयती के साथ आए हैं, इसकी जो है वो ज़रूर जो है पहले जायज़ा ले लेना चाहिए। और फिर आगे चल के कहा गया कि अदलिया का जो फैसला होता है उसकी कानूनी हैसियत का जो इन्हिसार होता है वह अवाम के एतमाद के ऊपर होता है,
जो ये समझते हैं कि अदलिया इम्पार्शल है, गैर जानिबदार है और इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को ख्याल रखना होता है। और फिर आगे चल के दूसरे पेज में वैसे आपको बता दूं कि इस फैसले का पैराग्राफ नंबर 10, पैराग्राफ नंबर 20 और 21 बड़ी अहमियत के हामिल हैं। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा भी सही और फैसला भी बताऊंगा। इसमें नाज़िम फैसले में अतर मिलल साहब कहते हैं, दिस कोर्ट हैज़ बीन ड्रैग इनटू द कंट्रोवर्सीज ऑफ द पॉलिटिकल नेचर ऑफ अ थर्ड टाइम इन द क्विक सेशन। ये कहा गया कि पिछले कुछ अरसे में 3 ऐसी पॉलिटिकल नोयत की कंट्रोवर्सी थी, तनाज़ात थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जो है वो धकेला गया है। और फिर आगे चल के इन्होंने हवाला दिया कि पहला जो कंट्रोवर्सी थी वो जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब का फैसला था, उसका हवाला दिया कि यूनानिमस फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और जो रूलिंग थी उसको सेट असाइड किया गया। और फिर जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में इमरान खान साहब जो है वो हार गए, और जब हारे इमरान खान साहब तो इमरान खान साहब ने हारने के बाद ये फैसला किया कि उन्होंने जो पॉलिटिकल Imran Khan choose not to take the exalted seat of the opposition leader and decided to resign from the membership of the National Assembly। यानी इमरान खान साहब ने जो पॉलिटिकल क्राइसिस था, द पॉलिटिकल क्राइसिस एस्केलेट व्हेन आफ्टर द लूजिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी जब इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार गए तो उन्होंने सियासी बहरान को बढ़ाने का फैसला किया और नेशनल असम्बली से वो रिजाइन कर गए। दूसरी जो उन्होंने बात की कि आर्टिकल 63A का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसमें यह कहा गया कि वोट डाला तो जाएगा, लेकिन अगर वो पार्टी डायरेक्शन के बरखिलाफ होगा तो वह गिनती में शुमार नहीं होगा। तो इससे भी जो एटमॉस्फेयर है पॉलिटिकल, उसमें पोलराइजेशन बढ़ गई। तो दूसरा उन्होंने ये हवाला दिया है। तीसरा नाज़िम इस फैसले में कहा गया है कि जो 2 असम्बलियाँ इमरान खान साहब ने डिज़ोल्व कर दी, वो उसको भी अदालत में जो है वो लाया गया। और फिर आगे चल के फिर वो जो लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और उसका हवाला दिया गया है। अब मैं कुछ पेजेस यहाँ पे स्किप करूँगा क्योंकि आपको समझाना भी है, बताना भी है और ज़्यादा वक्त भी ज़ाया नहीं करना। तो आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 10 के ऊपर बड़ी अहम बातें जैसे अथर मिल्ला साहब ने लिखी हैं, ये नाज़िम मेरे पास पैराग्राफ नंबर 10 आया है। अब इसमें नाज़िम अथर मिल्ला साहब ये लिख रहे हैं, जो कंट्रोवर्सी 4-3-2 की चलती रही, वो ये लिखते हैं कि रिटन ऑर्डर रिलेटिंग टू द हियरिंग हेल्ड ऑन द 23 फरवरी 2023 इंक्लूडिंग अ सेपरेट नोट ऑफ याहिया अफरीदी who had dismissed the petition on the ground of maintainability। उन्होंने कहा कि रिटन ऑर्डर जो 23 फरवरी 2023 का था, जिसमें यही अफरीदी साहब ने इन दरखास्तों को जो है वो काबिल समात होने के ग्राउंड के ऊपर जो है वो डिसमिस कर दिया था। द रीजनिंग रिकॉर्डेड इन द शॉर्ट ऑर्डर वाज परसुएसिव एंड आई हैड नो हेजिटेशन इन concurring with the decision regarding dismissal of the petition। यानी वो याहिया अफरीदी साहब के जो रीजनिंग आई थी उससे भी इत्तफाक करते हैं, शॉर्ट ऑर्डर के साथ भी वो इत्तफाक कर रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि आई हैड रीआइट्रेट माई डिसीजन बाय रिकॉर्डिंग माई नोट इन द ऑर्डर डेटेड 24/2/2023। I have had the privilege of reading the detailed reasoning recorded by my learned brother Sayyid। यानी वो ये कह रहे हैं, आ जाता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब ने, जमाल खान मंदूखेल साहब ने जो अपनी लिखी हैं ओपिनियन, जो उनकी राय आई हैं, डिटेल रीजनिंग है, उसको भी मैंने पढ़ा है, मेरे लिए प्रिविलेज था। और फिर आगे वो कहते हैं कि आई एग्री विद देयर ओपिनियन, यानी मैं याहिया अफरीदी, जमाल खान मंदूखेल, मंसूर अली शाह साहब की ओपिनियन के साथ इत्तफाक करता हूँ, पर्टिकुलरली regarding the final outcome of the petition, the suo motu assumption of the jurisdiction by the majority of 4-3। यानी कह रहे हैं कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो फैसला है वो 4-3 का है, जो तहरीक इंसाफ की दरखास्तें थी और सो मोटो कार्रवाई थी वो 4-3 से डिसमिस हुई थी। ये फैसला 4-3 का था, 3-2 का नहीं था। बिकॉज दिस वाज अंडरस्टैंडिंग, ये बड़ी अहम बात है, बिकॉज दिस वाज अंडरस्टैंडिंग इन द मीटिंग हेल्ड इन द एंटी रूम ऑन 27/2/2030। उन्होंने कहा कि ये अंडरस्टैंडिंग एंटी रूम में हुई थी, तमाम जज साहबान मौजूद थे, कि फैसला जो है वो 4-3 का है, मैं इस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे कह रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि इट इज़ नोटेड दैट आई हैड नॉट रिक्यूज नॉर हैड एनी रीज़न टू डिसोसिएट माई सेल्फ। उन्होंने कहा कि मैंने बेंच से जाने से, निकलने से या समात करने से माजरत नहीं की थी और कोई वजह नहीं थी कि मैं कोई ऐसी रीज़न नहीं तो डिसएसोसिएट मैं अपने आप को इस केस की प्रोसीडिंग से जो है वो अलग करता। इसके बाद नाज़रीन अब हमने पैरा 20 और 21 पे जाना है। रास्ते में कुछ थोड़ी सी और भी अहम चीज़ें हैं जो मैंने मार्क कर रखी हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। 11 पेज के ऊपर नाज़रीन, द जज ऑफ both the court have sworn a similar oath to protect, defend and preserve the constitution। moreover when two court have concurrent jurisdiction। यहाँ पे मैं आपको खुलासा बता देता हूँ कि जो हाई कोर्ट में उसका हवाला दे रहे हैं अतर मिनल्ला साहब के, हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा था, तो हाई कोर्ट के जजेस ने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक ही तरह का हल्फ उठा रखा है कि वो आइन को प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। और इन हालात में जब 2 आला अदालतें हों और सुपीरियर कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, तो ऐसे हालात में ये एहतियात बरती जाती है कि अगर निचली अदालत के ऊपर मामला ज़ेर इल्तवा है
तो उसमें मदाखलत नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ से जो अपील है वो क्योंकि एपलेट फोरम पे आनी है, तो इसलिए इस किस्म के केसेस में जो है वो इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट नहीं करती। माजी के फैसले मौजूद हैं, उनका अथर मिनल्ला साहब ने हवाला दिया है। अच्छा, आज भी मेरे कुछ दोस्तों के साथ बहस होती रही, वो कह रहे थे नहीं जी बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया था, रिकॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर जारी किया गया था। भाई उस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के ऑर्डर में क्या ये कहीं लिखा था कि जो अथर मिनल्ला साहब का ऑर्डर है या अपना उनका ऑर्डर है या फरीदी साहब का, अब वो जुडिशल ऑर्डर नहीं रहेगा? और एक कॉमन सी बात है कि अब चलें इनकी बात को मान लें, तो मुझे कोई इसका जवाब पेश कर दे, कोई इसका जवाब दे दे कि चलें 3-2 का फैसला हम मान लेते हैं, लेकिन जो फिर अथर मिनल्ला साहब का फैसला है और या अफरीदी साहब का फैसला है, इस फैसले को कहाँ पे लेके जाना है, इस फैसले को किस शेल्फ में रखना है, किस अलमारी के अंदर रखना है? क्योंकि जिस भी जज साहब का फैसला होता है उसे आपने किसी न किसी फैसले के साथ इजाफी नोट की सूरत में, इख्तलाफी नोट की सूरत में या फिर इत्तफाकी नोट की सूरत में किसी न किसी फैसले का आपको हिस्सा बनाना होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों जज साहबान के जो फैसले हैं, ओपिनियन है, उसे फैसले का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। और आपको ये भी बता दें कि जो आखिरी फैसला आया पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का, उसमें उमरता बंदयाल साहब ने जो मंसूर अली शाह साहब और मंदुखेल साहब की जो ओपिनियन थी उसको गैर मौसर करार देते हैं कि ये फैसला 4-3 का है या 3-2 का। लेकिन अब अथर मिनल्ला साहब का फैसला आ गया है, अब इसको कैसे गैर मौसर कर दिया जाएगा? और जो बार बार कहा जाता है कि चीफ साहब जो हैं वो मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, तो मास्टर ऑफ रोस्टर के हवाले से अथर मिनल्ला साहब ने बड़ी अच्छी लाइन्स लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि ये जो मास्टर ऑफ रोस्टर की बात की जाती है, ये एक ऐसा अमीन ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी होती है, जिसे बड़े ही जो है वो मास्टर ऑफ रोस्टर को बड़े ही अच्छे फेथ के साथ और एहतियात के साथ और सुप्रीम कोर्ट के बेहतर मफाद में जो है, जब सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो लेने का अख्तियार हो तो बड़े एहतियात के साथ इसको अख्तियार करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। और फिर ये भी कहा गया कि ये जो डिस्क्रिशन है बेंच तश्कील देने की, मास्टर ऑफ रोस्टर की जो बात की जाती है, मस्ट ऑलवेज बी एक्सरसाइज रीजनेबली एंड सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टेंस of essential condition required for the exercise of power of such power within the scope of law। यानी आइन के अंदर जो स्कोप है उसको भी मद्देनजर रखते हुए और रीजनिंग देना होती है कि ये जो आप बेंच बनाते हैं उसकी आपको रीजनिंग देना होगा। फिर आगे चल के ये भी कहा गया कि जो सवाबदीदी अख्तियार की बात की जाती है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द मास्टर ऑफ रोस्टर यानी चीफ जस्टिस के अख्तियार की बात कर रहे हैं, आर देयरफॉर नॉट अनफेटेड, यानी ऐसी नहीं है कि जिसको बिल्कुल आज़ादाना हो, जिसके ऊपर कोई गिरफ्त ना हो। नॉर कैन बी एक्सरसाइज आर्बिट्ररीली, यानी इसको मन मर्जी के साथ कि मर्जी से बेंच बनाए जाएंगे, खास तौर पे सो मोटो के केसेस में इस तरीके से भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर यह भी कहा गया कि इसमें अदम मुताकबत भी नहीं होनी चाहिए आइन के साथ, कानून के साथ, ये भी उन्होंने लिखा। और फिर आगे चल के अथर मिनल्ला साहब ये भी लिखते हैं, इट इज़ आल्सो एन वनरस ड्यूटी ऑफ द चीफ जस्टिस टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, के वो सो मोटो केस में बेंच तश्कील देते हुए सुप्रीम कोर्ट के बेहतर मफाद में जो है वो एक्ट करें। और आगे उसको स्किप कर देते हैं, अभी सफ़ात गिरने लगे थे, सारा बेड़ा गर्क हो जाना था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी पैराग्राफ नंबर 20 के ऊपर, ये बड़े अहम है। इसमें लिखना है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इंश्योर, अदलिया की जिम्मेदारी है कि द पॉलिटिकल स्टेक होल्डर आर नॉट इनकरेज, जो सियासी स्टेक होल्डर हैं, सियासी जमातें हैं, उनकी हौसला अफजाई ना की जाए, टू ब्रिंग देयर डिस्प्यूट टू द कोर्ट फॉर जुडिशल सेटलमेंट, कि उनके जो सियासी तनाज़ात हैं उन्हें हल करने के लिए वो अदालत में आए, बाय पासिंग द इंस्टीट्यूशन एंड फोरम क्रिएटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आइन के तहत जो इदारे बनाए गए हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, कि उन्हें बाईपास करके अपने तनाज़ात के हल के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में आए। उन्होंने कहा कि इट्स वीकेंड द मजलिस शूरा, इस तरह के जब इकदाम उठाए जाते हैं तो इससे जो पार्लियामेंट है वो कमज़ोर होती है। और आगे चल के बड़ी अहम बात जो फिर पेज 20 और 21 आ गया है, हाँ जी, यहाँ पे ये लिखते हैं कि द आउट ऑफ द पोलिटिकल स्टेक होल्डर आर अंडर ऑब्लिगेशन, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। इन द लाइट ऑफ द बाइंडिंग फला प्रिंसिपल द पिटिशन सो मोटो मस्ट नॉट बी एंटरटेन, यानी जो पिटिशन आई थी और जो सो मोटो की कार्रवाई थी इसको एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए था। और फिर हाँ जी, पैरा 20 देखना है जी, मैं कहाँ पे रुक गया, मैं इसलिए जो है ना वो हेजिटेट हो रहा था कि ये क्या आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे कहते हैं जी अपने जज साहब के मैटर 20 कहाँ पे है भाईजान, ये आ गया जी, ये आ गया, माजरत चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन, उसने कहा जी फुल कोर्ट बनना चाहिए था। और आगे उन्होंने कहा कि एज ए पॉलिटिकल, उन्होंने कहा मैं अपने नोट में भी लिखा कि इस पर फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, इमरान खान की यहाँ पे बात हो रही है, तहरीक इंसाफ की बात हो रही है, जो मैंने कहा था कि उनके चेहरे से निकाब उतार दिया है। एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, सियासी हुकूमत अमली के तौर पर इस्तीफ़े दिए गए ताकि मैस वर्क टेंडर, ताकि एन मैस वर्क टेंडर
टेंडर फ्राम द नेशनल असेंबली यानी मैस क्रिएट करने के लिए जो है वो इस्तीफे दिए गए, रेदर देन डिस्चार्जिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन एज ए मेंबर ऑफ अपोजिशन, यानी अपोजिशन के तौर पे अपना किरदार अदा करने के बजाय कौमी असम्बली से इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दे दिए। द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट वर फर्स्ट अप्रोच टू कंपेल द स्पीकर टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन, यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं, मैं आपको खुलासा बता देता हूँ कि पहले जब इस्तीफे दिए गए तो अदालतों से रजू किया गया, स्पीकर से रजू किया गया कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट किए जाएं, और जब वो इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए गए तो फिर अदालतों में दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई कि जो इस्तीफे एक्सेप्ट हुए हैं उन फैसलों को रिवर्स किया जाए। और आगे कहा गया है द रेजोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली एज ए पार्ट ऑफ पोलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ द, यानी जो असम्बलियों को पॉलिटिकल हिकमत अमली के तहत जो है वो तहलील कर दिया गया, इसके ऊपर भी जो है वो सियासी सवाल है, क्या सियासी हिकमत अमली के तहत एक आइनी इदारे को इस तरह से तहलील किया जा सकता है। इन सच कंडक्ट इन कॉन्सिनेंस विद, क्या ये जो कंडक्ट था क्या ये एक जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स के मुताबिक था। इट इज़ नॉट ए वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि आपने सियासी हिकमत अमल के लिए जो है वो असम्बलियों को तहलील कर दिया, क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं थी। शुड दिस कोर्ट अलाउ इट्स फोरम टू बी एक्सप्लॉइटेड, क्या अदालत को अपने अदालतों को एक्सप्लॉइट करने की, इस्तेसाल करने की इजाज़त देनी चाहिए ताकि जो सियासी स्टेक होल्डर हैं यानी तहरीक इंसाफ है वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे को, पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है उसको आगे एडवांस कर सके। क्या इस तरीके से इन चीज़ों को इनकरेज करना, क्या ये अनडेमोक्रेटिक कंडक्ट नहीं। शुड दिस कोर्ट नॉट टू टेक नोटिस ऑफ द फोरम शॉपिंग, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले हाई कोर्ट में चली गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गई, क्या इसका नोटिस नहीं लिया जाना चाहिए था। और आगे चल के इसमें और भी कहा गया है द कंडक्ट ऑफ द स्टेक होल्डर हैज़ क्रिएटेड अनप्रेसिडेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर का जो कंडक्ट है उसकी वजह से मुल्क में जो है वो अनप्रेसिडेंट, जिसकी कोई मिसाल नहीं, वो अदम इस्तेहकाम जो है पैदा हुआ है। और फिर आगे चल के कहा गया है कि दिस इज़ द कंडक्ट ऑफ द स्टेक होल्डर डज नॉट entitle them to invoke the jurisdiction of this court, यानी जहाँ सियासी मसलियत हो, सियासी हिकमत अमली हो तो फिर वो अदालत की jurisdiction को इन्वोक नहीं कर सकते। और आखिरी जो पैराग्राफ है 21, उसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि बिफोर पार्टिंग विद द above reasoning in support of my order I feel it necessary to record my observation regarding the hearing. It is ironic and unimaginable for the political stakeholder to involve, तो यहाँ पे छोड़ दें। It is also alarming that the conduct of the political stakeholder and their political strategy would create unprecedented political turmoil and instability in the country, यानी जो स्टेक होल्डर ने का जो कंडक्ट है वो बड़ा अलार्मिंग है, जिससे मुल्क में जो है वो पॉलिटिकल टर्मोइल पैदा होता है, अनस्टेबिलिटी पैदा होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ अ प्री कंडीशन फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी अगर आपने माशी तौर पे तरक्की करनी है तो इसके लिए ये है कि मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी भी हो और आवाम के लिए खुशहाली लानी है, उसके लिए भी सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। द पावर स्ट्रगल बिटवीन द, यानी जो ताकत की जद्दोजहद है, जो कशमकश है, जो खींचातानी है बिटवीन द पॉलिटिकल स्टेक होल्डर इज़ अंडरमाइनिंग द वेलफेयर एंड इकनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। ये जो पकड़ धकड़ है, इक़्तिदार मुझे मिले उसको ना मिले, तो इससे जो वेलफेयर है मुल्क की और जो इकनॉमिक कंडीशन है लोगों की और मुल्क की जो मुआशी कंडीशन है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। और फिर आगे कहा गया है कि द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव बीन मेड टू सफ़र फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो अवाम है बड़े अरसे से सफ़र कर रहे हैं बाय डिप्राइविंग ऑफ देयर फंडामेंटल राइट, उनको उनके हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है। आगे फिर नाजरीन द कंट्री इज़ ऑन ब्रिंक ऑफ द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्रॉसेज, यानी मुल्क जो है वो सियासी और आइनी बहरान के जो है वो दोराहे पर है। इट इज़ हाई टाइम दैट ऑल दो रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं, टेक स्टेप बैक, वो एक कदम पीछे लें। और आगे कल के कहा गया है कि दे ऑल द इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग दिस कोर्ट नीड टू सेट असाइड देयर ईगोज, जो उनकी ईगोज़ हैं, अनाज हैं, उसको ख़त्म कर दें एंड स्ट्राइव टुवर्ड फुलफिलिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन, और कोशिश करें कि अपनी आइनी जिम्मेदारियों को पूरा किया जाए। Speaking for my institution, it is obvious that we may not learnt any lesson from our past bleak history. हमने अपनी माजी की जो तलख हिस्ट्री है उससे कोई सबक नहीं सीखा। We cannot erase the judgment from the law report, but यानी जो माजी के जो जजमेंट हैं, जो रिपोर्ट हो चुके हैं, उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, बट एटलीस्ट endeavour हम कोशिश कर सकते हैं to restore पब्लिक इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस सो दैट द पास्ट इज़ फॉरगेटन, ताकि अवाम का एतमाद बढ़ाएं, कोशिश करें उनका एतमाद हो, ताकि जो माजी की चीज़ें हैं वो अवाम जो है उसको भूल जाएं। व्हेन पॉलिटिशियन डू नॉट अप्रोच द अप्रोप्रिएट फोरम, जब सियासतदान मुतलका फोरम पर रजू नहीं करते, एंड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट टू द कोर्ट द फॉर्मर मे विन, यानी जब सियासी लोग जो हैं वो अदालतों में आ जाते हैं, मुतलका फोरम पर नहीं जाते, द फॉर्मर मे विन, यानी जो
पिटिशनें ऐसी लाने वाले होते हैं सियासतदान, वो जीत जाते हैं या हार जाते हैं, बट इनएविटेबली नागज़ीर जो है, यानी जो नुकसान होता है, द कोर्ट इज़ द लूज़र, अल्टीमेटली जो लूज़र होती है वो अदालत होती है। तो ये फैसला है, 20 मिनट हमारे लग गए समझाने में और बताने में। और कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें नाज़रीन कहा गया है कि तमाम सूरत हाल पर गौर किया गया और ये कहा गया है कि जो ऑपरेशंस हैं जो जारी हैं दहशत गर्दों के खिलाफ, वो जारी और सारी रहेंगे। लेकिन अंदर की खबर फिर किसी और भी व्लॉग में शेयर करेंगे। अभी तो यहाँ पे मामला ख़त्म हो गया, लेकिन फ़िलहाल फिर इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।